दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे आप सब जानते हैं, लोकसभा सत्र के अंदर जिस तरह से राहुल गांधी ने जो अपनी स्पीच दी, उस स्पीच में उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और बीजेपी को सीधा चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात इस बार कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और लिख के ले लो। उन्होंने इस बात को बड़ी जोरदार तरीके से सदन के पटल पर कहा और उसके बाद वे गुजरात में जाते हैं, वहाँ का दौरा करते हैं और जिस तरह से वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, अपने नेताओं को संबोधित करते हुए, उन्होंने फिर से वही बात दोहराई कि इस बार गुजरात कांग्रेस जीतने जा रही है। आखिरकार राहुल गांधी के इस कथन के पीछे, इस विश्वास के पीछे कौन से ऐसे कारण हैं कि वह गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव, जबकि उसमें अभी ढाई 3 साल 3 साल लगभग हैं उसके अंदर, तो ऐसा विश्वास क्यों उनके अंदर है कि इस बार गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत सकती है या जीत का अपना जो परचम है वह लहरा सकती है वहां पे? ऐसे कौन से कारण उन्हें गुजरात की राजनीति में दिखाई दे रहे हैं जिसमें उन्हें लगता है कि गुजरात में कांग्रेस अपना पुराना गौरव, जो सन 95 के पश्चात से अभी तक कांग्रेस पार्टी वहां पर सत्ता प्राप्ति कर पाई है, तो 24 और 5 29 साल लगभग वहां पे गुजरात में कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर हुए हो गए हैं। तो लगभग 29-30 साल की अगर बात करें, ऐसे कौन से नए राजनीतिक विषय वहाँ दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी को कि वह अपनी जो राजनीतिक जमीन है, कांग्रेस पार्टी की जो खोई हुई जमीन है, उसको प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और हालाँकि उन्होंने कहा कि जैसे कि पिछला जो इस विधानसभा चुनाव से पिछला चुनाव था, उसमें कुछ ही सीट से कांग्रेस पार्टी जीत की पहुँचने से रह गई थी। तो उन्होंने कहा कि जब हम उस समय कर सकते थे, इस बार भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों पर आज की हमारी चर्चा है मंच पर संवाद इंडिया के, और हम जानेंगे कि ऐसे कौन से विषय, कौन से ऐसे कारण, क्या राजनीतिक कौन सी ऐसी वहाँ पे परिवर्तन राहुल गांधी देख पा रहे हैं जिसको जिसके लिए वह इतने विश्वास में उनके अंदर है कि हम गुजरात जीतने जा रहे हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गुजरात से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल हैं, जो गुजरात की राजनीति को बखूबी जानते हैं, बखूबी समझते हैं और वहाँ के जो राजनेताओं का जो शैली, कार्यशैली है राजनीति करने की, उसको भी बखूबी जानते समझते हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। माशाल्लाह हिमांशु बिहानी जी गुजरात से जुड़े हुए हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। हिमांशु, जैसे राहुल गांधी का जो कथन था, जो सदन के पटल पर उन्होंने कहा, उसके बाद गुजरात में भी उन्हीं बातों को उन्होंने जी दोहराया कहिए। कि लिख के ले लो, गुजरात हम जीतने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन गुजरात जीतने जा रहा है। इसके पीछे ऐसा कौन-सा विश्वास राहुल गांधी के अंदर आप देख पा रहे हैं? ऐसे कौन से कारण हैं जो राहुल गांधी को इतना विश्वास दे रहे हैं गुजरात को जीतने का, गुजरात के विधानसभा चुनाव को जीतने का? क्या लगता है आपको? नमस्कार संवाद इंडिया के दर्शकों को, आपको और जो बात आपने कही, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कॉन्फिडेंस मतलब दायर किया है लोकसभा के फ्लोर पे, तो मुझे लगता है ये क्यों कहा है उन्होंने कि ये एक तरीके से जो बीजेपी की रणनीति है कि देखिए, चुनाव जो है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक तरीके से देखने जाए तो। जैसे बीजेपी ने पिछले 2 टर्म्स में जिस तरीके से 300 पार, 400 पार, कई और स्टेट्स के चुनावों में इतना आंकड़ा देके, तो उस तरीके से खाली राहुल गांधी ने इतना स्टेटमेंट दे दिया कि हम बीजेपी को हराएंगे। अब वो कैसे हराएंगे, क्या करेंगे, मतलब क्या ऐसी चीज पे छोड़ देंगे किसी, मतलब एक जिसको बोले एक कोalition गवर्नमेंट के रूप में, कैसे होगा ये पता नहीं है। लेकिन ये स्टेटमेंट उन्होंने बतौर दे दिया, और ये इसलिए दिया कि कॉन्फिडेंस आया है उनको कि जिस तरीके से पब्लिक सपोर्ट मिला है लोकसभा में, तो वो वही शायद सपोर्ट जुटाने की कोशिश करेंगे गुजरात के चुनावों में, गुजरात के विधानसभा के चुनाव में। और एक लिटमस टेस्ट मुझे लगता है 2025 में स्थानीय इकाइयों के चुनाव में, जिसमें जिला पंचायत, जिला परिषद जो होती है, फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होते हैं, और उनकी जो चुनाव की जो प्रक्रिया होगी तालुका, मतलब उस जगह पे, तो उस अ, चुनाव में क्या परिणाम आते हैं, कैसा होता है, वो मुझे लगता है एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा। राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर है गुजरात के, उनके जो हेड है ईसुदान गढ़वी, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट कहा है कि हम इस बार बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। मतलब क्या ये इंडिया गठबंधन की एक जुड़ी हुई अ, मुहिम होगी? गठबंधन पूरा का पूरा लड़ने आएगा भारतीय जनता पार्टी के सामने? ये फिलहाल इसके ऊपर कोई स्पष्टता नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इंडिपेंडेंटली लड़ा था। दूसरा जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है राहुल गांधी का, किस वजह से वो ये हो रहा है, क्योंकि एक दूसरी चीज हुई है। कभी राहुल गांधी का गुजरात दौरा जो हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि घोड़े दो तरीके के होते हैं, एक रेस का घोड़ा। एक मिनट, ये कॉल ले लूं, दिनेश जी का कॉल है। जी, 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 जी। सर मैं प्रशांत जी के लाइव में हूँ, कितने बजे करना है आप लोग?
डन कर लेते सर, डन कर लेते। जी सर, जी सर, जी सर। उनके साथ आज 145 का इसलिए। अच्छा, अच्छा, ठीक। तो दूसरी वजह ये भी है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपना गुजरात का दौरा किया और उस दौरे के दरमियान उन्होंने क्या किया कि मोरबी जो पीड़ित कांड, मोरबी का जो कांड हादसा हुआ, दुर्घटना हुई, उसमें जिस तरीके से पीड़ित परिवारजनों को मिले, राजकोट में इधर टीआरपी गेम जोन के जो पीड़ित परिवार के लोग थे उनसे मिले। तो उसके बाद क्या हुआ, कल मुख्यमंत्री ने गांधीनगर पीड़ित के परिवारों को, टीआरपी गेम जोन के पीड़ित के परिवारों को बुलाया, उनसे मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक तरीके से भी नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिए। जिस तरीके से 2 घंटे प्रधानमंत्री का जो भाषण था उसके दरमियान जो हुटिंग हुआ मणिपुर को लेकर, फिर वो मणिपुर चले गए, आसाम चले गए, बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों से मिले। तो लीडर ऑफ ओपोजिशन के तौर पे अब वो ऐसी यात्राएं, मतलब उन्होंने एक मैंडेट, एक मैसेज क्लियरली दे दिया है कि उनकी जो ये भारत जोड़ो यात्रा थी या ये जो पब्लिक के बीच जाते थे वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं था। चुनाव के बाद भी उनकी जो मुद्दों की राजनीति है वो वैसी की वैसी रहेगी, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, यहाँ पे टैट एंड टाट के जो उम्मीदवार हैं उनको लाठियां पड़ी है गांधीनगर में, गुजरात में पुलिस ने उनको घसीट के एक तरफ कर दिया था, ये सब। तो इन सब मुद्दों से मुझे लगता है वो मुद्दों की राजनीति गरमाएगी और उसके चलते युवा जो है वो किस दिशा में जाते हैं, युवा किस तरीके से जाते हैं, क्योंकि युवा और महिला मतदाता ये सबसे बड़ी वोट बैंक। हैविंग सेड जो भी मैंने कहा, तीसरा एक मुद्दा ये भी है कि गुजरात में बहुत सारे कांग्रेस से नेता भारतीय जनता पार्टी में गए और पिछले दिनों में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले नेता के जैसे ही लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए, उनके तेवर थोड़े बदले बदले से नजर आए। उन्होंने अपने मतलब सोशल मीडिया हैंडल से सब जगह से जो उनकी जो एफिलिएशन थी बीजेपी की, वो सब सिंबल्स और पार्टी का जो भी मतलब वो था, वो सब निकालना शुरू कर दिया है। तो क्या ये सब ट्रोजन हॉर्सेस थे जो कि भाजपा में से कांग्रेस में गए, अच्छे खासे नेता, और वापस वो मतलब कांग्रेस में अपना रुख कर रहे हैं? तो क्या ये कॉन्फिडेंस है कि शायद चलिए, तो मतलब तीन मुद्दे हैं, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है, दूसरा गुजरात में जिस तरीके का एक माहौल बना हुआ है और उसमें युवा और महिला मतदाता है, अगर उस दिशा में जाती है तो प्रोबेबिलिटीज के ऊपर वो लड़ रहे हैं। और तीसरी संभावना, जो नेता कांग्रेस से बीजेपी में गए, जैसे महुआ मोइत्रा ने कहा था, नेता दो तरीके से बनते हैं, वोटिंग मशीन से और वॉशिंग मशीन से। तो वॉशिंग मशीन वाले जितने नेता है वो शायद क्या वापस आएंगे। लेकिन राहुल ने यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट गुजरात में दे दिया कि घोड़े दो तरीके के होते हैं, एक रेस में दौड़ने वाला और एक शादी के उसमें जाने वाला। तो हमको वो शादी वाले जो घोड़े हैं इनको मुबारक, हमको रेस के घोड़े चाहिए। तो क्या ये जो रेस के घोड़े थे वो शादी के घोड़े में कन्वर्ट करके उन्हें वहां भेजा गया था और वापस वो रेस के घोड़े बन के वापस आएंगे? क्या होगा? कांग्रेस फिलहाल एक सर्वाइवल मोड में है गुजरात में। जैसे आपने सही कहा, 1995-96 से कांग्रेस सत्ता में आई नहीं। 27 का जो इलेक्शन है, 31 साल के बाद उनके पास कुछ होप जगी है विधानसभा के चुनाव में, और 2025 में जो स्थानीय इकाइयों के चुनाव है उसमें एक होप जगी। उसमें क्या गठबंधन, मतलब एक सटी हुई राजनीति के तौर पे सब जगह पे अपने कैंडिडेट्स अगर खड़े करते तो वो कैसे पैन अप होगा ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन जो बात मैंने कही उसमें एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि गुजरात में फिलहाल पिछले 2022 के टाइम 5 करोड़ मतदाता थे, उसमें कुछ 1.25 करोड़ बीजेपी के कमिटेड कार्यकर्ता है। तो ये जो 156 का आंकड़ा मिला उसमें टर्न अराउंड कम रहा था वोटर्स का, लेकिन जो कमिटेड वोटर्स थे बीजेपी के वो मोबिलाइज हुए थे और उन्होंने जो कमिटेड वोटर्स है बीजेपी के उनको मोबिलाइज किया था। तो बूथ लेवल के मैनेजमेंट पे कहीं ना कहीं ये समस्याएं हमको विधानसभा के चुनाव में देखने को मिली कि इतना नहीं हुआ था। लोकसभा के चुनाव में भी हमने देखा कि सूरत को अगर हम दरकिनार कर दे, सूरत तो पहले से ही हो गया था, तो बाकी की 24 सीट और एक सीट गिरिबेन ठाकुर ने बनासकाठा में जीती। लेकिन अभी भी जो बूथ लेवल का मैनेजमेंट है वो मोबिलाइजेशन है वो कांग्रेस कैसे करेगी? मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है, उनको शायद ये मतलब ऐसा है कि एक लहर जो उठी है हिंदी हार्टलैंड से, वो लहर अब वेस्टर्न इंडिया में, क्योंकि महाराष्ट्र में भी इसकी इम्पैक्ट देखने को मिली है, गुजरात में हालांकि नहीं मिली। तो गुजरात में उनकी रणनीति क्या रहेगी? क्या ये रणनीति का एक भाग है कि पहले से अपने, मतलब चंगेज खान जैसे करता था, वो चढ़ाई करने से पहले उन कुंभों में जाता था और वहां पे भेड़ मवेशिया बकरियां काट के फेंक देता था, तो आजू बाजू लहू देख के लोगों का मॉरल डाउन हो जाता था। तो क्या ये ऐसी रणनीति का भाग है? क्या ये
सही में एक सोची समझी मतलब एक राजनीति करना चाहते हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि देखिए इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। अब कल यहाँ राजकोट में टीआरपी गेम जोन के बाद बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स में सील लग गए थे फायर सेफ्टी को लेके, इन सब मुद्दों को लेके। तो पहली बार कल ऐसा हुआ है इतने 10 सालों के अंदर, अगर हम 20 साल की बात करें, यहाँ पे तो बीजेपी का ही शासन है, तो इतने सालों में पहली बार कल राजकोट शहर में सभी होटल्स, रेस्टोरेंट सब कुछ बंद रहा पूरे दिन के लिए। और उनके जो मालिक हैं उन्होंने एक मार्च किया, उन्होंने एक रैली निकाली, और ये जो भ्रष्टाचार की पूरी जो एक मतलब एक व्यवस्था बनी हुई है राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, जिसमें बेशक बीजेपी के लोग सत्ता पक्ष में है, तो उनको ही ये फेस करना पड़ेगा। तो उनसे सवाल किए, मीडिया में जाके उन्होंने एलिगेशंस किया कि किस तरीके से ये पूरी सिस्टम चल रही है, पहले सील लगाते हैं फिर पैसा मांगते हैं सील निकालने का। ये हिम्मत पब्लिक में आई है। अब उस हिम्मत को कांग्रेस कितना एनकेश करती है, ये मुझे देखता है आने वाले दिनों में हमको समझना पड़ेगा कि कैसे होगा। और टीआरपी गेम जोन के मामले में भी कांग्रेस ने यहाँ पे अच्छे खासे धरने दिए थे, विरोध प्रदर्शन किया था, पूरा मतलब शहर बंद करने का आगाज किया था, और पूरा शहर बंद रहा था अपने तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने फोर्स किया और हुआ। और ये प्रशांत जी बहुत ही सूचक चीज है इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला जनसंघ का दीपक इस शहर में जला था। जनसंघ का तब सिंबल दीपक मतलब वो दिया होता था, वो पहली बार 1962 में जब गुजरात मुंबई महाराज्य से इंडिपेंडेंट हुआ, तो चिमन भाई शुक्ला, स्वर्गीय चिमन भाई शुक्ला, वो जनसंघ के पहले उम्मीदवार थे जो विधानसभा में गए थे। 50 साल इस शहर में बीजेपी का लगातार शासन रहा था, उस दशक में या उन सालों में जहां पे कांग्रेस का तपता सूरज था, राज्य में कांग्रेस था, केंद्र में कांग्रेस थी, उन्हीं की सरकार थी। और तब 50 साल यहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें बीजेपी का सिक्का चलता था। और बीजेपी के मतलब जो कर्नाटका के गवर्नर थे वजुभाई वाड़ा, वो बीजेपी के ऐसे मेयर कहलाए गए कि पानी की किल्लत जब आई थी मध्य 70 और 80 का दशक में, तब पानी की व्यवस्था कैसे की गई, तो उन्हें वो पानी वाला मेयर कहा जाता है कि वो ऐसा पानी वाला मेयर है कि उन्होंने पानी की व्यवस्था पूरे शहर के लिए की थी उस समय पे जब कांग्रेस और राज्य में और केंद्र में कांग्रेस की सरकारें थी। तो ये जो बदलते हुए आसार हैं, जिस तरीके से धीरे धीरे आवाजें आना शुरू हुई है, टेट टाट के जो विद्यार्थी, मतलब टेट वो जो एक स्टेट लेवल की जो एग्जाम्स होती है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जहाँ पे बतौर शिक्षक आपको नौकरी मिलती है, तो उनके उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिली है। तो वो जिन्होंने जिस तरीके से आंदोलन किया, बाद में सरकार ने इमीडिएटली डिक्लेयर कर दिया कि इतने लोगों को हम भर्ती करेंगे, तो ये इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। जो भर्तियां नहीं होती थी या एक मतलब एक सीलो जो था वो खुलता नहीं था, ये इम्पैक्ट आना अभी राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट के बाद और लोकसभा में जिस तरीके से माहौल खड़ा हुआ है, वो इम्पैक्ट आना शुरू कर दिया हो गया है। लेकिन पब्लिक का जो ये गुस्सा है या ये जो सेंटिमेंट है या ये जो आप इसको क्या बोलते हैं इसको, इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी जो भी है, उसको लेके कैसे इसको एड्रेस करेगी कांग्रेस, और आने वाले दिनों में क्या रणनीति हो सकती है कांग्रेस की, मुझे लगता है उन चीजों पे हमको नजर रखनी पड़ेगी। क्योंकि जमीन अभी धीरे धीरे एक वातावरण बनना शुरू हुआ है, जो मैंने आम आदमी पार्टी का समय में बनते हुए देखा था 2022 के चुनाव में। और तब आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि हमारा लक्ष्य 2022 के चुनाव नहीं है, हमारा लक्ष्य 2027 के चुनाव है। तो क्या तब ये जमीन जो की गई थी तैयार और लोकसभा में जिस तरीके से माहौल खड़ा हुआ, क्या ये उसके लिए पूरी की पूरी ग्राउंड खड़ा किया जा रहा है गुजरात में? और दूसरी ओर अगर हम देखने जाए तो बहुत सारे ऐसे विकास और प्रगति की जो बातें हो रही थी, जैसे गिफ्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारी लैंड जो है वो एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दी गई, तो जमीन के दाम कौड़ी के हो गए हैं। गोदावरी में जो एक ओलंपिक के लिए स्टेडियम की जमीन है, जो लोग एक्वायर कर रहे थे, उनके सामने मीडिया में बहुत सारे मामले आए हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसके ऊपर भी ब्रेक लग रही है। तो और आज एक बात ऐसी भी कल परसों आई है कि यहाँ का जो दूसरी जो चीजें हैं, विकास और प्रगति के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो शायद अब किस दिशा में जाएंगे ये कहना मुश्किल है। तो क्या पब्लिक को विकास और प्रगति का जो टेस्ट लग गया था, खास करके अर्बन ऑडियंस को, यहाँ पे हॉल्ट करके क्या उन्हें ये भी जताया जाएगा कि देखिए अगर आप हमें नहीं चुनते तो ये सब नहीं होगा? लेकिन साथ ही साथ चैलेंज ये भी है कि जिस तरीके से गांधीनगर जैसे शहर, जो पाटनगर है, जो कैपिटल सिटी है गुजरात का, वहां पे जिस तरीके से रास्ते ढह गए, गाड़ियां गिर गई उसमें,
अहमदाबाद के बहुत ही अर्बन लोकल जहाँ पे बहुत सारे कॉस्टली फ्लैट्स है, 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ के फ्लैट्स है, वहाँ पे जिस तरीके से पानी का मतलब भरा हो जाता है, आधा इंच बारिश पड़ती है, तो केरला में काम करने वाले एक साइंटिस्ट ने वो मतलब एक ट्वीट करके और ये सब रील बना के किया था सोशल मीडिया पर, पूरा का पूरा हल्ला मच गया है कि इतना टैक्सेस भरने के बाद यहाँ पे ये सुविधाएं नहीं है। तो विकास और प्रगति के दावे की पोल अभी खुल रही है, लेकिन विकास और प्रगति के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उनको होल्ड पे भी रखा गया है, जहाँ पे पैसे वालों को इम्पैक्ट होता है। तो क्या मतलब देखिए इसमें क्या होता है, अल्टीमेटली जब इलेक्शन की बात आती है तो आपको नगद नारायण पैसा ही चाहिए। तो क्या ये ऐसे लोग होंगे जिनका मतलब नुकसान होना शुरू हो गया तो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं यही सरकार हमको चाहिए, ये सरकार नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है अर्बन और रूरल ऑडियंस में बड़ा डिवीजन आएगा इस मुद्दे को लेके, और उसमें कांग्रेस किस तरीके से अपना रास्ता बनाती है ये देखना पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत क्लियर हूं कि जो जमीन अभी गर्म होना शुरू हुई है उसके ऊपर वो एक कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का, और इसकी वजह से ये बोला जा रहा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के रूट्स गुजरात में बहुत ही डीप है। हर एक सोसाइटी में भारतीय जनता पार्टी के लोग मौजूद है, हर एक सिविल सोसाइटी में सब जगह पे मौजूद है, गवर्नमेंट ऑफिस में सब जगह पे मौजूद है, मीडिया संस्थानों में सब जगह पे मौजूद है, सोशल एंटरप्राइजेज है वहां पे उनके लोग हैं, बिजनेस लॉबी में उनके लोग हैं, बिजनेस एसोसिएशन में उनके लोग हैं, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग। तो वो किस तरीके से उसको एड्रेस किया जाता है, क्या होता है, मुझे लगता है आने वाले समय में हमको देखना पड़ेगा। जी, जी, जी। बड़े विस्तार से आपने पूरे गुजरात की जो राजनीति है उसकी वो परिभाषित किया। लेकिन जो राहुल गांधी का जो विश्वास है, अगर उसको हम देखें कांग्रेस के संगठन के स्तर पर उस चीज़ को हम तोलें अगर, कांग्रेस का संगठन आपको किस स्थिति में गुजरात के अंदर दिखाई देता है? क्योंकि 30 साल लगभग सत्ता से बाहर हुए पार्टी को हो गए हैं। ऐसे में संगठन में क्या वो उतनी शक्ति राहुल गांधी इस समय देख पा रहे हैं कि वो बीजेपी को चैलेंज करने की स्थिति में उनका संगठन है? और साथ ही कौन से ऐसे नेता थे जिसको लेकर राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट गुजरात में जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बात करते हुए दिया कि शादी के घोड़े अलग और रेस के घोड़े अलग, क्या गुजराती कुछ नेताओं की तरफ उनका इशारा था? मतलब क्या वहां पे चर्चा इन बातों को लेकर क्या चर्चाएं हैं गुजरात के मतलब गुजरात गुजरात की राजनीति में धरातल पे ऐसे बहुत सारे लोग मतलब लोक चाहना जिनकी है, ऐसे नेता है जैसे कुंवर जी बावड़िया है, जसदन विस्तार से वो चले गए क्योंकि वहां पे कोई विकास प्रगति के मतलब उनको जो लोन्स वगैरह जो मिलना चाहिए या जो ग्रांट्स मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी, जिस तरीके से उनका काम वहाँ होना चाहिए एज एमएलए वो नहीं हो रहा था, तो वो बीजेपी में चले गए। कोड़ी कम्युनिटी से आते हैं, कोड़ी कम्युनिटी एक बड़ी वोट बैंक है यहाँ पे। उसी तरीके से पोरबंदर में अर्जुन मोढवाडिया जी जो कि एक बहुत ही बड़े वोकल लीडर थे मोदी की राजनीति के खिलाफ या बीजेपी की राजनीति के खिलाफ, तो वो भी अभी चले गए पिछले दिनों में आई मीन चुनाव बीजेपी से में, पहले कांग्रेस में जी। से। ऐसे बहुत सारे नेता हैं। हाँ, तो उस अगर जवाहर चावड़ा करके एक नेता थे जूनागढ़ विस्तार के, वो भी चले गए थे, वो कांग्रेस, उनके पिताजी पेथलजी चावड़ा वो तो एक हार्डकोर कांग्रेसी थे, तो जवाहर चावड़ा जी भी बीच में चले गए कांग्रेस में से बीजेपी में। तो ये सब नेता अभी किस दिशा में जाएंगे, ये क्या ट्रोजन हॉर्सेस थे जिनको मतलब भेजा गया था और वहां पे उन्होंने सब स्टडी किया देखा और उसके बाद एक पूरी राजनीति लेके आए किस तरीके से क्या करना है। क्योंकि देखिए बीजेपी की जो सक्सेस है उसकी सबसे बड़ी रेसिपी सीक्रेसी है, और ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जिस तरीके से वीर सावरकर जी ने जो अभिनव भारत की शुरुआत की थी या आरएसएस उस दिशा में जिस तरीके से बढ़ा है, तो वो सीक्रेट सोसाइटी वाला मामला है ना, उसमें बहुत सारा चलता है, इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूरोपियन, जो एक जमाने में क्रांतियां हुआ करती थी यूरोप में से, उसमें से इंस्पायर करके। तो बीजेपी की सबसे बड़ी चीज है कि सीक्रेसी उनकी सक्सेस है, तो वो कौन सा हुक्म का पन्ना कहां से कैसे निकालेंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन क्या कांग्रेस के नेता ये राजनीति सीख के आए कि ये पॉसिबिलिटीज है, अगर हम ये करते तो ये लोग ये कर सकते हैं, ये लोग ये कर सकते हैं, और उसके अगर उनके पास मतलब एनेक्डोट्स है, उनके पास अगर मान लीजिए कि उनके एंटीडोट्स है, सॉरी एनेक्डोट्स है एंटीडोट्स है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जिस तरीके से राहुल गांधी दावा कर रहे हैं उस दिशा में जा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोगों के जनमानस में है, गुजरात में पिछले 30 साल में जिस तरीके से रूल किया है, यहाँ का युवा जो है उन्होंने नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नेता नहीं देखा। तो इन सब मुद्दों के ऊपर मुझे लगता है अभी कांग्रेस को संगठन लेवल पे बहुत सारी कसरत करनी है, बहुत सारी कवायद करनी है, क्योंकि आवाज बिल्कुल आती है कांग्रेस की तरफ से। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लोग बोलते कांग्रेस मरी हुई है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों पे आवाज करती है।
चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो, चाहे वो स्टेट का मुद्दा हो, इमीडिएटली अमित चावड़ा जो है, शक्ति सिंह गोहिल जो है, उनके जो मीडिया के प्रवक्ता है मनीष मुकुंद राय दोषी, ये सब लोग मतलब एक तरीके से इमीडिएटली अपना सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, मीडिया कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इमीडिएटली एक प्रेस रिलीज इश्यू कर देते हैं। तो वोकल है कांग्रेस, कांग्रेस एकदम मरी हुई नहीं है, मुद्दों को लेके कांग्रेस वोकल है। लेकिन वो वोकलनेस जो कांग्रेस की है, उसके साथ जनमानस और उसके साथ जन सैलाब कितना जुड़ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अगर हम देखने जाए तो जिस तरीके के लोकसभा के चुनाव आए, उसमें कहीं ना कहीं ये ट्विस्ट अभी धीरे धीरे नजर आता हुआ दिख रहा है। लोग बाहर निकलना शुरू हुए, लोग बाहर निकल के बात करें। जैसे मैंने कल का एग्जांपल आपको दिया कि मैंने 2001 से लेके 2007 से लेके अभी तक अगर मैं बात करूं तो मैंने अ, ऐसी रैलियां नहीं देखी है होटेलियर्स की। कल एक बड़ी ऑलमोस्ट आधे किलोमीटर की एक कतार थी यार्निंग रोड पे, पुलिस पेट्रोलिंग था, उनको पुलिस प्रोटेक्शन था उनको, तो ये मैंने नहीं देखा। तो ये बदलाव मैं देख रहा हूँ, आवाज आनी शुरू हुई है। अब वो आवाज भले ही यहाँ की स्थानीय इकाई में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ है, यहाँ की स्थानीय इकाई ने जो एक्शन लिए उसके खिलाफ है, लेकिन ये इम्पैक्ट कर रही है सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं। ये जो ऑप्टिक्स बिल्ट हो रहे हैं, आई मीन विरोध के सुर के, ये बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि कुछ सही नहीं है सत्ता के जो मतलब सत्ता के जो इक्वेशंस है उसमें। अब थोड़े दिनों पहले यहाँ पे एक घटना हुई है, कच्छ में एक पुलिस कांस्टेबल लेडी है, उसने मतलब वो एक बूटलेगर के साथ थी और एक किसी वहां पे पेट्रोलिंग कर रहे किसी रात को भचाओ के पास एक बंदे के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर दी, तो उसको पकड़ लिया गया। अब कहा जाता है कि उसको किसी लीडर के, बनासकाठा के कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर का सपोर्ट है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सत्ता पक्ष में होगा उसका ही होगा ना, सत्ता पक्ष में नहीं होगा ऐसे लीडर का तो सपोर्ट होना ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है इनको। तो इनको कई बार बचाया गया और कल ये कुछ जेल से फरार हो गई। तो ये जो ऑप्टिक्स बिल्ट हो रहे हैं ना, ये ऑप्टिक्स कुछ अच्छे नहीं है। इन मुद्दों के ऊपर राजनीति जब होना शुरू होती है तो बहुत सारे चीजें बाहर आती है। कांग्रेस ने फिलहाल इस मुद्दे को पकड़ के कोई बात नहीं की है। नीता चौधरी करके एक पुलिस कांस्टेबल थी, जो मतलब ऐसी बात आ रही है कि वो फरार हो गई। अगर इस मुद्दे के ऊपर मान लीजिए कांग्रेस सटक जाती है और टिक जाती है, तो नॉर्थ गुजरात की भी राजनीति में बहुत सारी करवटें बदलेगी। तो ये सब मुद्दे हैं जिनके ऊपर मुझे लगता है कि कांग्रेस धीरे धीरे वोकल होना शुरू हुई है। और जैसे मैंने कहा कि मुद्दे जो होते हैं उनकी राजनीति वो बिल्कुल करते हैं, वो सवाल करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जन सैलाब कितना जुड़ता है, जनमानस में कितनी इम्पैक्ट करता है, कितने लोग इसके साथ जुड़ते हैं, ये देखना पड़ता है। और कौन से क्लास के लोग जुड़ते हैं, क्योंकि देखिए अगर एक अर्बन वोटर क्लास और अर्बन क्लास मान लीजिए जो पैसा खर्चता है ऐसे इलेक्शंस में, वो इनके साथ नहीं जुड़ता है, तो यहाँ पे भी समस्या है। तो आपकी मतलब आपको किस दिशा में ले जाना पड़ेगा। और देखिए बिजनेसमैन होता है ना, वो किसी का नहीं होता है, ना ही वो सत्ता पक्ष का होता है, ना ही वो विरोध पक्ष का होता है। जहां पे उसको दिखता है कि मतलब सूरज चढ़ रहा है, वहां चला जाता है। सत्ता हमने देखा बिजनेसमैन कैसे पिछले 10 साल में इग्नोर कर रहे थे कांग्रेस को, और हमने देखा कि जैसे ही 240 सीट आ गई तो किस तरीके से एक भारत के सबसे बड़े उद्योगपति चले गए शादी का न्योता देने, और शादी का न्योता देके बाहर निकले तो शाम को नायडू और नीतीश की एक बड़ी फहरिस्त तैयार थी पूरी की पूरी, कितना इतना हमको कर दीजिए बजट में। तो ये सब इक्वेशंस होते हैं। अब ये किस डायमेंशन में किस दिशा में जाएगा, ये मुझे लगता है देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में ज्यादातर जो बैकबोन है पूरी की पूरी, अगर इलेक्टोरल सिस्टम कहिए या मतलब पॉलिटिक्स कहिए या जो भी कहिए, पॉलिटिक्स बोलते हैं, गुजरात की पॉलिटिक्स की अगर बैकबोन कोई है तो वो स्ट्रांगली रियल एस्टेट मार्केट है। और उसमें भी खास करके विसनगर जो कि एक नॉर्थ गुजरात में पड़ता है, वहां से जो बंदे आके अहमदाबाद में सेटल हो गए, वो मतलब एक तरीके से उनका एक कार्टेल जैसा है। और वो कार्टेल डिसाइड करती है पैसा देना, कौन से किसके साथ रहना, कहाँ पे रहना। ज्यादातर ये लोग उस गांव से मतलब चाचा भतीजा सब रियल एस्टेट के धंधे में आ जाता है, 10वीं पास करके अहमदाबाद चला जाता है और रियल एस्टेट के धंधे में आ जाता है। तो ये लोग कहाँ पे जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो मतलब बिजनेस की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट्स के अलावा ऐसे जो एसोसिएशन या बॉडीज है,
उनका झुकाव फिलहाल एक राइट विंग पॉलिटिक्स की तरफ है, एक बीजेपी की तरफ है। वो कैसे बदलता है, वो कैसे जाता है लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स की तरफ या कांग्रेस के ऊपर, या कैसे उनको भरोसा बैठता है कि नहीं हमको चलिए ठीक है हम इनके साथ बैठना चाहेंगे। तो मुझे लगता है ये सब समीकरण, ये सब इक्वेशंस देखने पड़ेंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ मामला जम सकता है, या जो राहुल गांधी ने क्लेम किया है लोकसभा में उस दिशा में मुझे लगता है कुछ जा सकता है। जी, जी। जैसे कहा कि नैरेटिव की लड़ाई जो है उसमें राहुल गांधी कहीं न कहीं उसको सेट करते दिखाई देते हैं। और साथ ही जब और पीढ़ियों में दूसरा बदलाव दूसरा होता क्या है हुआ है, किसी दूसरा दूसरा भी दूसरा दूसरा उसमें थोड़ा ऐड कर लूं मैं, जो रियल एस्टेट की मैंने बात की, जैसे यहाँ पे माइनिंग लॉबी है, तो माइनिंग लॉबी जी, में जी, जो जी। लोग बैठे हैं वो सत्ता पक्ष के साथ है, क्योंकि नेता भी सत्ता पक्ष के साथ है ज्यादातर। यहाँ पे अगर हम कोस्टल एरिया में माइनिंग की बात करें तो बॉक्साइट का माइनिंग होता है, हाइर कम्युनिटी के लोग है। ये जो मैंने रियल एस्टेट का बोला उसमें पटेल कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये जो लोग हैं, फिर अगर हम कोड़ी कम्युनिटी की बात करें तो वो ज्यादातर कोस्टल एरियाज में फिशिंग में उन सब मतलब कैश रिच बिजनेसेस में है ये लोग। तो वो सपोर्ट सिस्टम कैसे डेवलप होता है, अगर आपको पॉलिटिकली पावर में आना है तो आपको पैसा भी चाहिए, फाइनेंशियल जो लोग करेंगे। और बिल्कुल। पिछले 10 साल में हुआ कि जीएसटी वगैरह जो जिस तरीके से आया है, जिस तरीके की पॉलिसीज गवर्नमेंट की रही, तो उसमें जो बिजनेसेस है छोटे छोटे या मध्यम वर्गीय बिजनेसेस वो खत्म हो चुके हैं। तभी जाके कॉर्पोरेट्स का जो झुकाव है ये सरकार के साथ और जो हो रहा है उसमें इसलिए हो रहा है। लेकिन ये कैसे रिवाइव होगा पूरा का पूरा, मुझे लगता है इन सब चीजों पे हमको नजर रखनी पड़ेगी। और तब जाके कहीं ना कहीं, जैसे डेयरी इंडस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी इंडस्ट्री, तो उसमें जो कम्युनिटी है, चौधरी लोग हैं, बनास डेयरी सबसे बड़ी, या चरोतर के पटेल लोग हैं, तो वो जुड़े हुए हैं, वो सब बीजेपी के साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। जैसे गेनीबेन ठाकुर जिनको लड़ना था चुनाव, तो उन्होंने घर घर जाके चंदा किया कि मैं बनास की बेटी हूं, आप मुझे पैसा दीजिए, नोट भी दीजिए और वोट भी दीजिए। और लोगों ने नोट भी दिए और वोट भी दिए। तो देखिए ये हालात है। और उसमें कांग्रेस किस दिशा में जाएगी, कैसे जाएगी, क्या करेगी, ये सब मुझे लगता है सब इन सब मुद्दों के ऊपर हमको मतलब सब कुछ, आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो वापस आ रहे हैं तो क्या लेके आ रहे हैं। अगर आप कोई मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं तो जनमानस में वो मुद्दे कितने इम्पैक्ट करते हैं, क्या पब्लिक आपके साथ आएगी। तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो मनी पावर वाले लोग हैं वो क्या आपके साथ जुड़ेंगे। इन सब आप इंडिया गठबंधन लेके आ जाएंगे, लेकिन क्या कैंडिडेट्स होंगे आपको आपके पास उस तरीके के, क्योंकि एक जमाने में हुआ कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो चले गए, मतलब उन्होंने तो सूरत का मामला यही हुआ ना। तो आपको कैंडिडेट्स भी ऐसे सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो ऐसे मतलब वो क्या बोलते हैं, सुबह उठे और शाम को भाग गए, ऐसे कैंडिडेट्स नहीं चलेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रोसेस है। बिल्कुल, और बिल्कुल। संगठन लेवल पे मुझे लगता है कि आपको यही समझना है, संगठन लेवल पे जिस तरीके से विधानसभा लोकसभा में जो वोट शेयर बढ़ा है बीजेपी का, 156 सीट जो बढ़ी है या वोट शेयर बढ़ा है, वो वोट शेयर में आप किस तरीके से संगठन लेवल पे या बूथ लेवल पे काम कर पाएंगे, या वोटर्स को मोबिलाइज कर पाएंगे, या वोटर्स को मतलब एक आपकी विचारधारा के साथ आप ले पाएंगे कि देखिए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। देखिए यहाँ पे अगर हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की भी बात करें तो यहाँ पे इतना नफरती माहौल भी नहीं है, पोलराइज सोसाइटी है, नफरती माहौल नहीं है। तो इसके चलते नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान अच्छा, ये सर कितनी मैं एक सवाल मैं चलेगी। जोड़ता हूँ इसी इसी डरो मत डराओ मत, ये मुझे लगता है ज्यादा चलेगा, क्योंकि ये डराओ मत हैशटैग डरो मत डराओ मत बहुत चल चुका है। और दूसरी तरफ आपने जो अभय मुद्रा की बात करके जो एक हिंदुत्व वोट बैंक को जिस तरीके से आपने अपने तरीके तरफ लेने की कोशिश की, और जो मतलब एक पूरा का पूरा सत्ता पक्ष में बैठे लोग मतलब हिल गए हैं, ये राजनीति कैसे काम करती है, मुझे लगता है इन सब मुद्दों पे देखना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपने कही है और साथ ही अगर हम बात करें कि राजनीति पिछले 35-40 साल की गुजरात की, लगभग 30 साल से कांग्रेस पार्टी वहाँ नहीं है और इस बीच में पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव भी हुआ है राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अंदर भी, राजनीतिक जो देखते हैं समझते हैं उनके अंदर भी। नए वोटर वहाँ पे आए हैं, पूरे देश के जैसे पूरे देश में नए वोटर भी आए हैं सामने, तो गुजरात में भी नई पीढ़ी जो युवा पीढ़ी है वो भी सामने आई है। और जो नई पीढ़ी है गुजरात की, उन्होंने मोदी जी का वहाँ पे जो मुख्यमंत्री का जो पीरियड था वो नहीं देखा उन्होंने। अब प्रधानमंत्री के तौर पर वो प्रधानमंत्री मोदी जी को देख रहे हैं। मैं राहुल गांधी जिस तरह से अपने को सामने ला रहे हैं, जिस तरह को अपने को बढ़ा रहे हैं वह आगे,
तो जो युवा पीढ़ी है, क्या वह राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उससे प्रभावित हो सकती है? जिनका राहुल गांधी का फोकस भी उस युवा पीढ़ी के ऊपर है शायद, कि वह जो नई पीढ़ी आ रही है, छात्रों का मुद्दा वह उठा रहे हैं या लगातार बेरोजगारी का मुद्दा वह उठा रहे हैं। तो जो नई पीढ़ी है उसको एड्रेस करने में कांग्रेस कितनी सफल होती दिखाई देती है गुजरात के अंदर? और साथ ही जो लोकसभा की एक देखिए सीट जो नई जीती है इस पीढ़ी बार, की, क्या वह भी एक सूचक है परिवर्तन का? नहीं, सूचक सूचक एक सीट से आप मतलब इसलिए परिवर्तन का सूचक ऐसा नहीं कह सकते। जैसे मैंने कहा युवा पीढ़ी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो युवा पीढ़ी के पास आज फ्री डेटा है, सोशल मीडिया, लेकिन उनके पास ऐसे आइकन्स नहीं है। एक आइकन्स ऑफ एक्सीलेंस जिसकी बात करें, या जो मुद्दों के ऊपर राहुल गांधी बात कर, राहुल गांधी की कैम्ब्रिज की स्पीच अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने जिस तरीके से बात की है चाइना और अमेरिका को जो कंपैरेटिव्स पे और नैरेटिव्स पे जो बात की है, वो ये समझने वाला वर्ग नहीं है। ये डॉली चाय वाले हैं, ये नोरा फतेही वाले हैं, तो ये नहीं समझेंगे ये सब चीजें। तो आपको युवा के जो मुद्दे हैं, और खास करके जिस तरीके से बेरोजगारी, मुझे लगता है राहुल गांधी का जो पॉलिटिक्स है वो मुद्दों के आधारित है, और उन्होंने कह दिया है क्लियरली कि मैं मुद्दों के अलावा बात नहीं करूंगा, मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करूंगा। यहाँ पे बात अलग हो चुकी है, जब मुद्दों पे ये आ गए, तो मैंने पिछले कई आपके डिबेट में भी कहा था कि मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में पर्सनल टारगेटिंग बहुत होगी, और ये शुरू हो चुका है क्योंकि ये मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो जहां तक ये मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे ऐसे हैं, ये मुद्दे टच करते हैं खास करके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इनको टच करते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन है विलेजेस में, गांव के दूर दराज गांव में, तालुका में, उनको कितना टच करता है, इसमें कांग्रेस संगठन लेवल पे क्या कर सकती है, छोटे से छोटे मुद्दों को कैसे उठा सकती है। तो मुझे लगता है उसमें बिल्कुल एक परिणाम इनको मिलने की संभावना मैं देख रहा हूँ। बाकी अर्बन वोटर्स में, और खास करके जो अर्बन ऑडियंस है, देखिए अर्बन लोगों के पास जॉब्स है, ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जॉब कम होती जा रही है लेकिन जॉब्स है। टेक्नोलॉजी की वजह से भी क्या हुआ है कि जॉब्स कम होती जा रही है, लेकिन जॉब्स है। कुछ ना कुछ खान पान का कर लेते हैं, कुछ ना कुछ पकौड़ा भी तल लेते हैं, चाय भी बेच लेते हैं, स्टार्टअप जैसा कुछ कर लेते हैं, लोन्स लेके कुछ कर लेते हैं। और अर्बन ऑडियंस का सबसे बड़ा चीज ये है कि उनकी अगर हम देखने जाए तो आज ये तीसरी जनरेशन है अर्बन ऑडियंस में, अगर हम देखने जाए तो जो सक्सेसफुल है। क्योंकि एक जमाने में गुलामी देखी, उसके बाद एक सेटल जनरेशन आई जिन्होंने मतलब उस तरीके से 70s के टाइम पे उन्होंने काम करना शुरू किया और वो रिटायर हुए 2000-2005 के बीच। तो अच्छा खासा पैसा भी था, अच्छे खासे मतलब उन्होंने घर कर दिए, सब कुछ कर दिया। तो आज की जनरेशन को जिम्मेदारी नहीं अर्बन में, अगर आप देखने जाए अर्बन क्लास में, और इसीलिए अर्बन वोटर्स आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। कि उनका क्या है, उनका खाना पीना हो जाता है, घूम लेते हैं, रील्स बना लेते हैं, नौकरियां उनकी हो गई, उनका वीकेंड हो गया। किल्लत जो है वो अर्बन वोट रूरल वोटर्स में, समस्या है रूरल वोटर्स में, रूरल एस्पिरेशंस में है, जो गांव दूर दराज के गांव से शहर में आके बसना चाहता है। बारिश है, समझ लीजिए आधा इंच बारिश पड़ती है तो पूरा शहर वेनिस बन जाता है, लेकिन ठीक है, अर्बन वोटर को क्या है, वो अपने तरीके से अपना जुगाड़ कर लेता है। उसको इससे कोई मतलब, उनको बहुत पड़ी नहीं है इन सब चीजों की, एक्टिविज्म की। एक्टिविज्म जो है वो रूरल वोटर्स में ज्यादा है। तो वो कांग्रेस कैसे करेगी, क्या करेगी, यही सब देखना पड़ेगा। खास करके संगठन के लेवल पे वो, इसलिए मैंने पहले ही बोला ना कि जो मैं देख रहा हूँ वो डिवाइड अर्बन एंड रूरल वोटर्स के बीच है। बीजेपी कॉन्फिडेंट है क्योंकि अर्बन वोट बैंक उनके पास है। उनकी अगर आप देखने जाए तो 65 सीट्स ऑलमोस्ट अर्बन एरिया से आ रही है विधानसभा में, अगर हम देखें तो बाकी उनको फिर 30-40 सीट जो होती है मतलब सरकार क्लेम करने के लिए, वो मिल जाए। तो अर्बन वोटर्स को कैसे मूव करते हैं, रूरल वोटर्स को कैसे मूव करते हैं, खास करके युवा और महिलाओं को। महंगाई ऐसा मुद्दा है जो हर किसी को टच करता है। भ्रष्टाचार शायद ऐसा मुद्दा ना हो, भ्रष्टाचार हुए, ऐसा नहीं इस देश में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेकिन बेरोजगारी भी थी, ऐसा नहीं है बेरोजगारी नहीं थी, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर महंगाई, ये खतरनाक कॉम्बिनेशन है, और उसके ऊपर भ्रष्टाचार, उसमें क्रूनी कैपिटलिज्म, ये बहुत ही डेंजरस कॉकटेल है। अब उस कॉकटेल को कैसे मुद्दों मुद्दों के स्तर पे लेके जाते हैं, किस तरीके से मुद्दों के आधारित राजनीति करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से बूथ लेवल का मैनेजमेंट करते हैं, किस तरीके से वो अर्बन वोट बैंक जो मनी पावर वाली वोट बैंक है उसको कन्विंस करते हैं, उन डिसीजन मेकर्स को कन्विंस करते हैं
ये सब मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है और इसके लिए पूरा का पूरा मतलब आपको कांग्रेस को अ, जी, जिसको बोले कि संगठन लेवल पे आपको बहुत ही सारी मशक्कत करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे एक लीडर है पाल आंबलिया करके, किसानों के मुद्दे पे बहुत सारी अच्छी बातें करते हैं, बहुत सारे मुद्दे इमीडिएटली उठा भी लेते हैं, लेकिन उनकी आवाज को जिस तरीके से सुनना चाहिए या जो लोग उनके साथ जुड़ने चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं, इनको आप कैसे मतलब एक और पालामलिया जो वो जाम कपड़िया विस्तार मतलब देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट के इलाके से है, हाई कम्युनिटी के है, जमीन के बंदे हैं, बहुत ही राहुल गांधी की टीम में भी थे मेरे ख्याल से या है, लेकिन बहुत ही सटीक नेता है। तो वो कैसे क्या वो कितना आप कन्विंस कर पाते। युवराज सिंह जाडेजा करके एक नेता है यहाँ पे जो स्टूडेंट लीडर है, स्टूडेंट के मुद्दों को हमेशा उठाते रहते हैं, स्टूडेंट्स उनके साथ जुड़ गए। युवराज सिंह ने कुछ बात की तो स्टूडेंट्स चले जाते हैं वहां पे धरना दे देते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो उस जैसे नेताओं को अगर आप साथ लाके कैसे मतलब एक बिल्ड करेंगे एक कंसेंसस, तब जाके मुझे लगता है राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट कहा है वो कहीं ना कहीं उसको वो सपोर्ट कर पाएंगे। जी, और जी, जैसे बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल। जड़ें मजबूत है, पिछले 30 सालों में सोसाइटी पोलराइज है, भयभीत नहीं है, लेकिन डरो मत डराओ मत ये भी एक मुद्दा है। और आई थिंक नफरत के बाजार नफरत नहीं है इतनी यहाँ पे गुजरात में देखिए, मतलब उस तरीके की नफरत नहीं है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान 2001 में बिल्कुल चल जाती, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से शांति है यहाँ पे इतना नहीं हुआ है। छिटपुट वारदातें कहीं ना कहीं होती रहती है, जैसे ऊना में दलितों को जीप के बीच पीछे बांध के मारा था, तो बाद में उनको समझ आ गया जो लोग सत्ता में कि ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। नहीं, आप सही कह कर रहे हैं लेते कि हैं। गुजरात। लेकिन वो क्या जी, होता है, वो जो उस लेवल के नेता है वो इसको सपोर्ट नहीं करते, वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि ये अल्टीमेटली पार्टी की इमेज को बदनाम करता है। देखिए बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा कि पार्टी के इमेज पे फ़र्क पड़ता है। और गुजरात की जो राजनीति है उसका अलग तरह से एक वहाँ पे राजनीति का ट्रेंड है, किस तरह से वहाँ पे जैसे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का जो मतदाता है, दोनों की सोच अलग है, दोनों की राजनीतिक विचारधाराएँ, विचार और राजनीतिक समर्थन अलग-अलग पार्टियों में रहता है। और अगर हम देखें पिछले कुछ चुनाव में कांग्रेस पार्टी का लगभग 38-40% के आस-पास उनका हमेशा वोट बैंक रहा है, समर्थन रहा है हमेशा उन्हें। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का जिस तरह से वहाँ दखल हुआ, उसने कांग्रेस को बड़ा नुकसान दिया। तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की भूमिका कांग्रेस के दृष्टिकोण से किस तरह से आप देख पा रहे हैं? क्योंकि क्या इन दोनों में आपस में गठबंधन हो सकता है? या कांग्रेस अपनी पोज़ीशन इतनी मजबूत करने की तरफ गंभीरता से सोच रही है, प्रयास कर रही है कि आम आदमी पार्टी ने जो उनके वोट में सेंध लगाई, उसको वह वहाँ पे रोक सके, उन्हें ना आगे बढ़ने दे सके? क्या लगता है आपको? देखिए कांग्रेस और बीजेपी का जो वोट शेयर का डिफरेंस है वो कुछ ग्राफ ऐसा रहा है, अगर आप देखने जाए तो 1995 से जो एक माइनर डिफरेंस था बीजेपी और कांग्रेस के बीच, वो ग्राफ ऐसा जाके वापस ऐसा हुआ 2022 में और वापस ऐसा हो गया है 2022 के बाद। तो मतलब एक पैटर्न पे आया और वापस ग्लो हो गया है। तो वो डिफरेंस अभी कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, इसलिए मैंने कहा ये सबसे बड़ी चैलेंज है। मैं आंकड़ों के या टेक्निकल मुद्दों पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि दर्शक ज्यादातर इन जी, मुद्दों पे इतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन अगर ये डिफरेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस आया, फिर यहाँ वापस आ गया था 2022 के आसपास और वापस ऐसा बड़ा हो गया 2022 के बाद, वो डिफरेंस वापस श्रिंक करने के लिए, मतलब जीतने की बात आप भूल जाइए, लेकिन अगर वो डिफरेंस आपको श्रिंक करना है तो वो डिफरेंस श्रिंक करने के लिए भी आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी संगठन लेवल पे, क्योंकि आप सत्ता में नहीं है, तो आप संगठन लेवल पे ही काम कर सकते हैं। सत्ता में आप नहीं है तो आप क्या डिसीजन लेंगे, आप कोई डिसीजन ले, मतलब आप इन्फोर्स, मतलब आप एक जिसको बोले क्या बोले एक डिसीजन फोर्स बन सकते हैं, एक प्रेशर ग्रुप बन सकते हैं। विरोध पक्ष में जब बैठे और अगर संगठन लेवल पर अगर आप ये काम करें जैसे ये इन्होंने किया ना टीआरपी गेम जोन में, इन्होंने बंद का ऐलान दिया पूरे शहर ने, राजकोट शहर ने स्वयं, और ये वो शहर है जहां पे मतलब बीजेपी का परचम लहराता है। 1962 से बीजेपी का परचम लहराता है, ये किसी बंदे को उठा लीजिए वो आरएसएस की शाखा में गया है। तो विचारधारा की अगर हम बात करें बीजेपी की, आरएसएस की, जनसंघ की, तो विचारधारा बहुत ही गहरी है इस शहर में, वो शहर स्वयंभू बन रहा। तो ऐसा प्रेशर ग्रुप एक्टिविज्म अगर वो लोग करते हैं, शांतिपूर्ण बंद ये वो विरोध किया। और सबसे बड़ी अच्छी चीज गुजरात में अगर राजकोट में है तो क्या है, राजकोट का मीडिया बहुत ही कोऑपरेटिव है। राजकोट का मीडिया इस खबर को मतलब पूरा का पूरा फुल पेज खबर बनाएगा,
तो तब जाके ये चीजें लोगों में रिफ्लेक्ट होती है कि नहीं ये कुछ कर रहे हैं। जी, जी, लेकिन जी। जैसे मैंने बड़े कहा संगठन लेवल पे प्रेशर ग्रुप या संगठन लेवल पे जो कार्य करना है मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। अगर हम पूरा देखने जाए तो फाइनेंशियली भी उनको क्या करना है, वोटर लेवल पे क्या करना है, उनके जो नेता है उनके लिए क्या करना है, एक संगठित स्वरूप से कैसे जाना है, इन फाइटिंग ग्रुप्स को भी उनको रोकना है, सब कुछ करना है। और ये अगर कर पाए 2025 से पहले और कुछ रिजल्ट डिलीवर किया तो मैं देखता हूँ 2027 में अ, हारने का मुझे जैसे मैंने कहा जड़ें मजबूत है, अर्बन वोटर का वोट बैंक बहुत ही स्ट्रांग है। 65 सीट्स आर अर्बन सीट्स आउट ऑफ 183, मतलब 33% सीट्स उनकी अर्बन पॉपुलेशन से आ रही है। तो जी, अगर जी, जी। 30 सीट चाहिए तो वहां पे मिल जाती, लेकिन अगर अर्बन वोटर्स को भी मान लीजिए वो कन्विंस कर गए कांग्रेस वाले कि नहीं बराबर है, महंगाई तो आपको भी है, प्रॉब्लम है, आपको बेरोजगारी का भी प्रॉब्लम है, आपको मतलब ये भ्रष्टाचार ऐसे नहीं हिट हो रहा है लेकिन ऐसे हिट हो रहा है, जी, तो मैं बिल्कुल, बिल्कुल, मानता बिल्कुल। हूँ बिल्कुल एक पॉजिटिव परिणाम हो सकता है। जी, जी। बहुत ही जनमानस को विस्तार से आप कैसे कन्विंस करते हैं, नैरेटिव आप कैसे कंट्रोल करते हैं, और बहुत ही विस्तार से आपने पूरे गुजरात की मीडिया जो सोशल राजनीति मीडिया है। सब जगह पे आप जी, कैसे जाएंगे, ये बहुत महत्व का है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात कही आपने और गुजरात की राजनीति को बड़े विस्तार से आपने समझाया हमारे दर्शकों के लिए किस तरह की गुजरात में कौन से ऐसे मुद्दे हैं, जो हमेशा प्रमुखता में रहते हैं और कौन-सी किस तरह की रणनीति कांग्रेस पार्टी अपना सकती है, जो राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं गुजरात हम जीतने जा रहे हैं, उसको वह अपनी आपको बात को आगे बढ़ा सकते आपको हैं। आपको आपको एक बात समझ आपको एक बात समझनी पड़ेगी। गुजरात को जहां तक आपको समझना है, गुजरात हमेशा डायलॉग का स्टेट रहा है। डायलॉग इन द सेंस पॉलिटिकल डायलॉग, इंटेलेक्चुअल डायलॉग्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। डायलॉग का स्टेट कैसे रहा, अगर आप गांधी जी को देख लीजिए, अगर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख लीजिए, नेता सब डायलॉग्स वाले नेता थे। चलो सर। दूसरा क्या है, यहाँ की जो कम्युनिटी वो बिजनेस कम्युनिटी है, वो संवाद में मानती है। आपका जो है संवाद इंडिया, वो संवाद में मानती है। अरविंद केजरीवाल ने 2022 में यही किया, हर एक तबके के साथ संवाद किया। अगर आप ये संवाद करेंगे तो मैं मानता हूँ संवाद से बहुत सारी चीजें अब आप कन्विंस कर पाएंगे। लेकिन संवाद करना जरूरी है, संवाद में लोग आए ये जरूरी है। अकेले आप संवाद नहीं कर पाएंगे, और फिर आपको सोशल मीडिया मीडिया सब कुछ है आपके पास, लेकिन एक कन्विंसिंग मॉडल पे आपको जाना पड़ेगा। उसमें हुआ क्या है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी अगर कोई बात करते हैं तो वो एक दूसरी दिशा में चली जाती है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ के फिर चला जाता है। जैसे शंकराचार्य जी ने आके कहा कि ये टुकड़ा एक चला गया गलत परिप्रेक्ष्य में, तो ऐसा भी मतलब आना चाहिए कि अगर कुछ गलत परिप्रेक्ष्य में जा रहा है तो अगर ऐसे लोग आके बात करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन गुजरात जो है वो ऐसा नहीं है, राजस्थान जैसा या उत्तर प्रदेश जैसा या हिंदी हार्टलैंड या मतलब साउथ के जो स्टेट्स है वहां पे एक तरीके से अगर देखें आप तो वॉर ट्राइब्स थी, तो वॉर ट्राइब्स एक मौका देती है, दूसरी बार नहीं मिलता है तो उसको खत्म कर देती है, उसको रिश्तो नाबूद कर देती है। गुजरात में नहीं है, गुजरात में डायलॉग्स होते हैं, गुजरात में अल्टीमेटली बिजनेस है, अल्टीमेटली पैसे की बात आती है, तो फायदा सबका देखना पड़ता है। गुजराती माइंडसेट जो है, अगर आप अ, पिछले कुछ आर्काइव्स जिस तरीके से मिले आर्किटेक्चर्स के उनके, तो आप देखेंगे कि गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर के गांव में अगर देखने जाए तो पढ़ाई उस जमाने में कैसे हुआ करती थी, तो वहां पे लैंग्वेज, महाराष्ट्र में लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, गुजरात में मैथमेटिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तो ये माइंडसेट है, मैथमेटिकल माइंडसेट है, कैलकुलेटिव माइंडसेट है, वो कैलकुलेटिव माइंडसेट को आपको समझना पड़ेगा। ये कोई मतलब जाट मराठा या रेड्डीज या नायडूज या ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है कि वो मतलब, जहाँ यहाँ पे क्षत्रियों ने करने की कोशिश की ना, क्षत्रियों का जिस तरीके से हुआ अपमान क्षत्रियों ने किया, इसका इम्पैक्ट दूसरे स्टेट्स में आपको देखने को मिला, गुजरात में देखने को नहीं मिला। क्योंकि अल्टीमेटली गुजरातीज आर अ बिजनेस कम्युनिटी, दे आर अ कम्युनिटी विच बिलीव्स इन कि अल्टीमेटली लड़ाई करने के बाद भी आपको टेबल पे आके ही बात करनी है, तो पहले क्यों ना टेबल पे बात की जाए। ठीक बात। नॉन वायलेंस की जो बात है, गांधी जी का जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, ये इसीलिए है कि जी, अल्टीमेटली उसके आसपास के लोग संवाद में मानते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। कम्युनिटी संवाद में मानती थी, बिजनेस लीडर संवाद में मानते थे। क्योंकि एक लड़ाई करने के बाद एक स्टेज आता है जहां पे आपको आमने बात सामने ही बैठ करनी के थी। बात करें। अगर ये संवाद की विचारधारा को समझ लिया कांग्रेस ने और उस दिशा में चले गए, इंडिया गठबंधन उस दिशा में चला गया और ये कन्विंस करता गया, तो मुझे लगता है कि परिणाम आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है,
और यहाँ पे आपको भी मौका देंगे, और 10 साल के बाद अगर आपने नहीं किया है तो आप भी भूल जाइए, ये भी मतलब 5 साल के बाद यहाँ से, और यहाँ पे तो बिज़नेस, ये तो 5 साल आपको मौका देंगे, 5 साल में यहाँ पे फास्ट डिलीवरी की बात होती है। टाइम इज़ द मनी। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे फास्ट डिलीवरीज़ की। जो हुआ है, सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं या सत्ता पक्ष में यहाँ पे जो लोग बैठे थे, या तो फास्ट डिलीवरी थी। नरेंद्र मोदी की यूएसपी वाज़ द फास्ट डिलीवरी। तो अगर ये आप कर गए, मान लीजिए, तो मुझे लगता है कि आप एक तबके को पूरा एक दिशा में ले जा सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। जी, जी। बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत ही विस्तार से आपने पूरे गुजरात की राजनीति को परिभाषित किया है और बताया कि कौन से ऐसे विषय हैं जिसको कांग्रेस अगर उन्हें आगे बढ़ाती है, तो निश्चित रूप से उन्हें राजनीतिक रूप से उसका फ़ायदा मिल सकता है। और राहुल गांधी जिस विश्वास को बार-बार प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वहाँ का संगठन को अगर वो ज़्यादा सक्रिय बना लेते हैं, तो और उन्हें अच्छी उसमें मदद मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। तो ये एक मुद्दे एक बहुत सारे क्लासिक हैं। एग्जांपल मैं आपको दूं, एक क्लासिक जी, जी। एग्जांपल मैं आपको दूं, नरेंद्र मोदी की राजनीति का सबसे बड़ा अगर टर्निंग पॉइंट अगर आप देखें, डिलीवरी बेस्ड मॉडल की अगर हम बात करते हैं, तो सरदार सरोवर डैम कितने सालों से अटका पड़ा था, कोर्ट के प्रोसीजर्स में विरोध हो रहे थे, सब कुछ, ये आए सत्ता में, इनका नसीब अच्छा था, ये हो गया और टर्न अराउंड पूरा का पूरा कर दिया। डिलीवरी इज मैटर। जी, और वो रोड में गड्ढे वो देखने को ही नहीं जाता, वो भूल जाता है बंदा। सो बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर का थ्रस्ट क्यों हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थ्रस्ट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आप फील कर सकते हो कि डिलीवर किया है कुछ सरकार ने। एजुकेशन में भले वो फील नहीं होता है, एजुकेशन सेक्टर में या वुमेन एम्पावरमेंट में, लेकिन यहाँ पे होता है। तो कांग्रेस की जो विचारधारा है वो बहुत ही अलग है। वो मुझे लगता है अगर पकड़ के चलेंगे, जिस तरीके की नेतागिरी अभी उनके पास है, तो वो डिलीवर हर सेक्टर में कर पाएंगे। और अगर आप डिलीवरीज की बात करेंगे गुजरात में, वैल्यू फॉर मनी, तो आप मतलब समझ लीजिए गुजरात टू एन एक्सटेंट में मानता हूँ होगा, क्योंकि बिजनेस स्टेट है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा सही। नहीं है कि राजस्थान में जैसे होता है 5 साल बदल दिया, ये कर दिया, ऐसा नहीं होता है। वो वहां पे होता है कि नहीं, ये नहीं किया तो चला गया, वो रहता है। वो एक ईगो लेवल पे बात आ जाती है। यहाँ पे ईगो लेवल की बात नहीं है, यहाँ पे आपको डायलॉग करने पड़ेंगे, डिलीवरीज करनी पड़ेगी। इट्स डी टू डी, डायलॉग टू डिलीवरी। जो बोला वो करो, दैट्स इट। और बिल्कुल फास्ट सही कहा करो, आपने, बिल्कुल और सही कहा फास्ट आपने। करो उसको, मतलब बॉटलनेक्स में मत डाल दो उसको, ब्यूरोक्रेसी के बॉटलनेक्स में, रेड टेप के बॉटलनेक्स में, लीगल बॉटलनेक्स में, उसमें मत डालो, कर लो। जो कुछ भी हुआ है ना, गुजरात की राजनीति आपको 30 साल में यही समझनी पड़ेगी, डिलीवरेबल्स की राजनीति। उसमें एजुकेशन खत्म हो गया है। मान लीजिए हेल्थ में कुछ हुआ है तो हुआ है, लेकिन ये जो दिखा है और जो बातें हुई है, हर एक मंच पे जाके खड़ा रह जाने का, हर एक छोटे से छोटा पुल का उद्घाटन करना, ये डिलीवरेबल्स। पब्लिक को मतलब ये फील किया, कराया गया कि डिलीवरेबल्स है। यहाँ पे एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया, एयरपोर्ट का कैनपी टूट गया, हुआ बात अलग है, लेकिन आपने दिखाया गया कि हमने डिलीवर कर दिया, डिलीवर कर तो दिया। लोग वोट दे देंगे। कांग्रेस को, हालांकि कांग्रेस की राजनीति पूरी अलग है, वो लॉन्ग टर्म में मानते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। तो वो ये मानते हैं कि टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो टाइम एंड अगेन डिलीवरी के ऊपर बात करेंगे, ये 5 साल में हम कर रहे हैं या 2 साल में कर रहे हैं और करते रहेंगे, उसके ऊपर यहाँ के नेता जब भी आते हैं उनके बड़े एक विजिट लगा लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और जैसा आपने देखा कि किस तरह से हिमांशु जी ने पूरे विषय को विस्तार से आपके सामने बताया कि गुजरात में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो राजनीति को प्रभावित करते हैं और कांग्रेस के सामने कौन सी ऐसी संभावना है जिसको लेकर राहुल गांधी इतना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। और तो गुजरात की जो राजनीति है निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत रोचक हो सकती है और कांग्रेस जिस तरह से वहाँ पे अपनी सक्रिय भूमिका निभाने जा रही है वह गुजरात की राजनीति को नई दिशा भी देगी और कांग्रेस के दृष्टिकोण से कांग्रेस जिस तरह से अपना बेहतर संभावना गुजरात में देख रही है वह भी आने वाले समय पता चलेगी कांग्रेस उसमें और क्या बेहतर कर सकती है और किस तरह से अपने संगठन को वह मजबूत कर सकती है। इन्हीं बातों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।